4 नवंबर 1979 को तेहरान के बीचों बीच यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी में हजारों लोग गेट फांदकर अंदर घुस चुके थे। उनका निशाना थे 58 अमेरिकी नागरिक। एम्बेसी की सुरक्षा ने हथियार डाल दिए और चंद घंटों में 52 अमेरिकी डिप्लोमेट्स और कर्मचारी ईरानी प्रदर्शनकारियों के कब्जे में आ गए। उनकी सिर्फ वो एक मांग थी, शाह ऑफ ईरान को वापस भेजो, वरना अपने लोगों के मरे हुए चेहरे देखो। इसी हंगामे के दौरान 6 अमेरिकी डिप्लोमेट्स एम्बेसी के एक गुप्त दरवाजे से भाग निकले। वे अगले कुछ दिनों तक छिपते रहे, भागते रहे, रूप बदलते रहे। हर गुजरता दिन उनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ा रहा था। उन्हें ईरान से जिंदा निकालना किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं था, लेकिन यह मिशन सौंपा गया अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA को। तब एक झूठी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग का मंच तैयार किया गया, जिसमें थे नकली अभिनेता, नकली स्क्रिप्ट और यहाँ तक कि नकली पोस्टर भी बनवाए गए। मगर यह कोई असली फिल्म नहीं थी, यह था CIA का एक रेस्क्यू मिशन, जिसे कोड नेम दिया गया अर्गो। नवंबर 1979 तक ईरान में राजनीतिक उथल-पुथल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। कुछ महीने पहले जनवरी 1979 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जो ईरान के पुराने शासक थे, जन विरोध के दबाव में देश से भाग गए। उनकी 38 साल की हुकूमत को अमेरिका का समर्थन हासिल था, लेकिन ईरानी जनता उनसे तंग आ चुकी थी, क्योंकि शाह ऑफ ईरान खुद तो ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे, जबकि ईरान में सब कुछ अमेरिका के हाथ में था, फैसले भी और तेल का नियंत्रण भी। ईरानी जनता गरीब से गरीबतर होती जा रही थी। शाह की इज्जत एक अमेरिकी कठपुतली जैसी रह गई थी। शाह की सीक्रेट पुलिस, जिसे सावक कहा जाता था, उसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। वह किसी भी विरोध को कुचल देती थी। इसी सियासी तूफान के दौरान एक शख्स वापस लौटा, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, एक धार्मिक नेता जिसे लोगों का गुस्सा भी मिला और समर्थन भी। खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति का नेतृत्व किया और चंद हफ्तों में ईरान की शासन प्रणाली बदलकर इस्लामिक कानून पर कायम हो गई। ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस पावर शिफ्ट के साथ ही पश्चिम विरोधी भावनाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ। अब अमेरिका को सिर्फ शाह का साथी नहीं, बल्कि एक भ्रष्ट पश्चिमी देश समझा जाने लगा। तेहरान की सड़कों पर लोग एम्बेसी पर हमले करते, अमेरिका के झंडे जलाते और नारे लगाते। उनका गुस्सा तब और बढ़ गया जब पता चला कि शाह को अमेरिका ने पनाह दी है। इसीलिए उनकी मांग थी, शाह को ईरान वापस भेजो। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए US एम्बेसी के कर्मचारियों को बंधक बनाने का प्लान बनाया। 4 नवंबर को हजारों प्रदर्शनकारी एम्बेसी के बाहर इकट्ठे हुए और नारे लगाते हुए दीवारें और गेट फांदकर अंदर घुस गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब यह हुजूम देखा तो हथियार डाल दिए। 58 में से 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों को यह नहीं मालूम था कि एम्बेसी का एक गुप्त दरवाजा भी है जो सीधा सड़क पर खुलता था। इसी दरवाजे से 6 अमेरिकी डिप्लोमेट्स निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं था, न कोई कवर, न वे पब्लिक में जा सकते थे, न किसी ऑफिशियल चैनल का सहारा ले सकते थे। एम्बेसी वापस जाना तो मौत को दावत देना था। उस समय तेहरान विदेशियों के लिए एक जेल बन चुका था। उन्होंने कई एम्बेसीज से शरण मांगी, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। डर था कि अगर ईरानी क्रांतिकारियों को पता चल गया तो अंजाम बुरा होगा। इसी बेचैनी के बीच कनेडियन एम्बेसडर केन टेलर ने उनकी मदद की। कनाडा की गवर्नमेंट मना करती रही, लेकिन केन टेलर ने जिम्मेदारी उठाई और अपने सेफ हाउस में पनाह दी। ये 6 डिप्लोमेट्स अगले 3 महीने तक उसी घर में छिपे रहे। उनमें शामिल थे रॉबर्ट एंडर्स, जो काउंसलर ऑफिसर थे, मार्क लिएक, वाइस कॉन्सल, उनकी बीवी कोरा लिएक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में थी, जोसेफ स्टैफोर्ड पॉलिटिकल ऑफिसर और उनकी बीवी कैथरीन स्टैफोर्ड वीजा डॉक्यूमेंटेशन देखती थी, और आखिर में ली शार्ट्स एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिशियन थे। जब अमेरिका को पता चला कि ये लोग जिंदा हैं, तो सब कुछ टॉप सीक्रेट रखने का फैसला किया गया। अगर किसी को पता चल गया तो सिर्फ ये नहीं, बल्कि 52 बंधक भी मारे जा सकते थे। तब CIA के एक्सपर्ट टोनी मेंडेज को मिशन दिया गया। CIA ने पहले कई प्लान्स बनाए, जिसमें UN ट्रक्स के जरिए डिप्लोमेट्स को निकालने का, लोकल ईरानी के भेस में भागने का और किसी और एम्बेसी के रूट से निकलने का प्लान शामिल था। लेकिन हर ऑप्शन बहुत ज्यादा रिस्की था। अमेरिकन गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्लान नहीं था जो 100% सेफ हो। लेकिन टोनी मेंडेज ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था, और ये प्लान टेक्निकली मुमकिन भी लग रहा था। उन्होंने प्रपोज किया कि एक जाली साइंस फिक्शन फिल्म बनाने का ड्रामा रचाया जाए। फिल्म क्रू आधिकारिक रूप से ईरान आता
लोकेशन स्काउट करने के लिए। ये उनके वहाँ रहने का एक लॉजिकल रीजन होता, और अगर उनके पास दूसरे देश का पासपोर्ट होता तो वे कानूनी तौर पर ईरान से बाहर जा सकते थे। टोनी मेंडेज ने आर्गो का आइडिया बनाया, एक फिल्म जो कभी बननी ही नहीं थी। हॉलीवुड में एक नकली स्टूडियो बनवाया गया, मीडिया में न्यूज लीक करवाई गई, इंटरव्यू छपवाए गए, डिप्लोमेट्स को फिल्म क्रू की ट्रेनिंग दी गई, कोई स्क्रिप्ट राइटर बना, कोई सेट डिजाइनर, कोई सिनेमैटोग्राफर, सबको मिले नकली कैनेडियन पासपोर्ट, बिजनेस कार्ड्स, प्रोडक्शन शेड्यूल और एक ग्लॉसी ब्रोशर जिसमें फिल्म की सारी डिटेल्स थी। लेकिन दस्तावेज बनाना काफी नहीं था, उन्हें ट्रेन भी करना था। कैसे व्यवहार करना है, कैसे जवाब देना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, सब मानसिक रूप से तैयार हो गए। अब अगली चुनौती थी इस पूरी कहानी को तेहरान के अंदर असल में काम करता दिखाना। जनवरी 1980 में टोनी मेंडेज एक कैनेडियन फिल्म प्रोड्यूसर के भेस में तेहरान पहुंच गया। उसकी नकली पहचान कनाडा की अथॉरिटीज के साथ अप्रूव हो चुकी थी। तेहरान पहुंचकर उसने केन टेलर से मुलाकात की, फिर उन 6 डिप्लोमेट्स से। फिर मेंडेस ने सबको डिटेल में ब्रीफिंग दी कि कैसे एयरपोर्ट पे बिहेव करना है, बॉर्डर ऑफिशियल से क्या कहना है, कौन सी बात हाईलाइट करनी है और कौन से सवाल से बचना है। उन सबको बार बार ये बात समझाई गई कि उनको ईरानियन अथॉरिटीज के सामने अपने आप को एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल फिल्म क्रू के तौर पर पेश करना है, जो सिर्फ एक शॉर्ट बिजनेस ट्रिप पर आए हैं। पर अगर ये प्लान फेल हो गया या किसी से थोड़ी सी भी गलती हो गई तो इसका अंजाम पहले से सबको पता था। न सिर्फ ये 6 अमेरिकन फंसेंगे, बल्कि अमेरिका की जो निगोशिएशंस चल रही थीं, उन 52 हॉस्टेजेस को बचाने के लिए वो भी मुतासिर होंगी, और साथ ही कैनेडियन एम्बेसी के लिए भी बड़े मसले खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कनाडा ने ही फेक पासपोर्ट्स इशू किए थे। अगले चंद दिनों तक वो ये तैयारी करते रहे और आखिरकार तेहरान एयरपोर्ट में ईरानियन अथॉरिटीज को फेस करने का वक्त आ चुका था। एक आम सुबह थी, चेक इन चल रहा था। फिल्म प्रोड्यूसर और उसके 6 क्रू मेंबर्स आत्मविश्वासी नजर आ रहे थे। शान हल्के एक्सेंट में अंग्रेजी बोल रहे थे। मसला ये था कि उनके नकली कैनेडियन पासपोर्ट पर एंट्री स्टैंप नहीं थी, लेकिन टोनी को मालूम था कि ईरान में नई सरकार आई है और कस्टम और बॉर्डर का निजाम काफी डिस्टर्ब है, और ऐसी सिचुएशन में एक स्टैंप का मिस हो जाना एक आम बात होती है। अगर किसी गार्ड ने शक किया तो सिर्फ एक चीज काम आएगी, आत्मविश्वास। एक गार्ड ने आर्ट डायरेक्टर का टाइटल देखकर रोका, दूसरे ने वीजा को घूर कर देखा, लेकिन आर्गो की कवर स्टोरी इतनी असली थी कि किसी को शक नहीं हुआ। कैनेडियन एम्बेसी वेरिफिकेशन के लिए स्टैंड बाय पर थी। बोर्डिंग अनाउंस हुई, सब लोग उठकर स्विस एयर के प्लेन में बैठे। जब तक प्लेन ने ईरानी एयर स्पेस नहीं छोड़ा, सब ने अपने जज्बात दबा के रखे। ज्यूरिख पहुंचने के बाद उन्हें चुपचाप अमेरिकी अधिकारियों ने रिसीव किया। कोई हेडलाइन नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, सब कुछ टॉप सीक्रेट रखा गया। यह कवर स्टोरी सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए नहीं, कनाडा की इन्वॉल्वमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जरूरी थी। यह कहानी 17 साल तक एक राज रही। 1997 में CIA ने डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाइड किए। टोनी मेंडेज ने खुद यह कहानी सुनाई, कैसे एक नकली मूवी, एक झूठा स्टूडियो और एक इम्पॉसिबल मिशन ने कैसे 6 जिंदगियां बचाई। जो 52 अमेरिकी बंधक थे, उन्हें 444 दिन बाद 20 जनवरी 1981 को रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति बनते ही रिहा किया गया। शाह ऑफ ईरान, जिसकी वजह से यह सब हुआ, वह 27 जुलाई 1980 को अमेरिका में ही कैंसर के कारण चल बसा। आर्गो मिशन, जिसे मीडिया ने कैनेडियन कैपर कहा, वह घटना थी जिसके बाद ईरान में US एम्बेसी दोबारा कभी नहीं खुली। मिशन के बाद कनाडा ने भी अपनी एम्बेसी बंद कर दी और डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया।